सो हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपका मेजर जो रिवीजन प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीशन के प्रोसेस में होगा। ठीक है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन्स लिया था और जो बच्चे प्रीवियस पढ़ रहे थे, ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है। इस सेशन में या फिर इस ऑनलाइन वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं जो बात आपकी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होगी। जो स्ट्रैटेजी हमें डिस्कस करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो कि आपने कंटेंट्स पढ़े हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने ICI का मटेरियल पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस किया है। अगर आपको याद होगा तो अभी इस टाइम पे, इस इम्पॉर्टेंट टाइम पे जब आपके एग्जामिनेशंस शुरू होने वाले हैं तो आपको उस स्ट्रैटेजीज को कहीं ना कहीं एक बार फिर से ब्रश अप करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपसे कोई दिक्कत या मिस्टेक ना हो। ठीक है। आज जिस पेपर की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा पेपर नंबर 4। जिस पेपर नंबर 4 में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के बेसिक स्ट्रैटेजी की। ठीक है। सबसे इजी सेगमेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो जिन्हें इकोनॉमिक्स काफी अच्छा लगता है। अलोंग विद दैट आप ये कह सकते हो कि काफी ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सिंपल चीज है, जो बच्चे क्लास 11 12 में इकोनॉमिक्स पढ़े उनके लिए कंटेंट नया नहीं था, उनके लिए कंटेंट ऑलरेडी पुराना था। आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस्ड और रिवाइज्ड कंटेंट था जो कि आपने CBSE बोर्ड्स में भी अपेयर किया था। पूरा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में रखा गया है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि कहीं ना कहीं किस पैटर्न पे चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका 60 मार्क्स का है, अलॉन्ग विथ आपका बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का है। अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं लेके चलूं तो आप आराम से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 60। ठीक है। अगर मैं बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज की बात करूं तो बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज का जो मार्क्स कवरेज है वो 40 है। एंड 40 मार्क्स में से आप यहां पे अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो, स्टडी मैट को प्रॉपरली फॉलो करते हो, आपके कंटेंट्स आपके दिमाग में हैं, तो आराम से लगभग जो आपकी स्कोरिंग हो सकती है वो 35 या 33 आराम से हो सकती है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 50 मार्क्स आपका इकोनॉमिक्स की तरफ से सिक्योर हो सकता है और समवेयर समहाउ अप्रॉक्सीमेटली 33 to 35 मार्क्स आपका बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज से स्कोर हो सकता है। तो कैलकुलेट अगर आप करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो 83 to 85 मार्क्स आपके हाथ में आ रहा है। इजी है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो कि CA के स्पिरिट से इन कंटेंट्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप बात जान लीजिए कि जब आप CA की पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको फाइट करना होता है, आपके जगह पे किसी को फाइट करना नहीं होता। आपको किसी पर डिपेंड रहने की सबसे पहली चीज कोई जरूरत नहीं है उन कंटेंट्स के लिए जिन कंटेंट्स को आप प्रॉपरली अपने दम पे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करता हूं कि आपको कहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके कॉन्शियस होना है, क्या आपकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहले चीज सही सही सही, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि भाई सही कंटेंट आप टच करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेगमेंट देखते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में जो आपका सिलेबस, अगर आपके सामने बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने आप सामने बुक अगर लेके आ जाएंगे तो आपको नोट करने में आसानी होगी। ठीक है। तो अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखते हो तो टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे साफ साफ हो जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन सेगमेंट कवर करना है और आपको बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म कवर करना है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी? सबसे पहले चीज इकोनॉमी का टाइप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके कंटेंट्स आपके दिमाग में प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए, ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है पहली चीज। ठीक है। क्योंकि आप अपने इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में देखोगे तो वहां पे आपसे पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है, तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। बात आती है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो साइंस है, आर्ट्स है, ये सारी चीजें एक अलग अप्रोच है। नॉर्मेटिव का एक पॉइंट होगा, आप उस नॉर्मेटिव पॉइंट को जरूर कवर कर लीजिए कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के पैटर्न पे क्यों कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपके सामने बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी या फिर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें आप सिंपल सा ये देखेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस किससे डील करता है, हाउ टू प्रोड्यूस किससे डील करता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किससे डील करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू प्रोड्यूस डील करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट से, कि हम क्या सामान बनाए, वेदर इट्स अ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है।
हाउ टू प्रोड्यूस डील करता है प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी से कि हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करेंगे या फिर हम लेबर इंटेंसिव की बात करेंगे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में सिंपल सी बात आती है कि आप किस सेक्टर के लिए बनाओगे जो कि परचेजिंग पावर पे बेस होती है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, इसमें ज़्यादा आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कंटेंट आपने लाइन बाय लाइन ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। माइक्रो मैक्रो में आप डिफरेंस आराम से कवर कर लेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मेटिव का सेक्शन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी अंदर अंदर की चीज़ से इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाता है, डिमांड एनालिसिस की बात हो जाती है। ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आप ऊपर ऊपर रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन सेगमेंट पे ज़्यादा टाइम प्लीज़ मत दीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। क्लियर क्या? तो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें व्हाट, हाउ एंड होम के बारे में आपको डिस्कस करना है, और इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव के रेफरेंस में आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। ज़्यादा यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा मतलब ध्यान से ऐसा नहीं कि एक लाइन कवर करने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा कंटेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, जब आप बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एक साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ है, वो चीज़ आपको लगभग यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर 19 में भी क्वेश्चंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूछे गए थे। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर आप याद कर लीजिएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपके सामने जो मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स है आप उसको याद कर लीजिएगा। कैपिटलिज्म में थोड़ा सा फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, सोशलिज्म में फायदा नुकसान क्या होता है, ये थोड़ा सा आप जरूर देखेंगे, क्योंकि इन्हीं कंटेंट पे ये आपका चैप्टर बेस्ड है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो आपके चैप्टर नंबर 1 का जो यूनिट नंबर 2 है वो इसी कंटेंट पे बेस्ड है। कैपिटलिस्ट पे बेस्ड है, सोशलिस्ट पे बेस्ड है, मिक्स्ड पे बेस्ड है। तीनों में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं, तीनों के फायदे क्या हैं या तीनों के नुकसान क्या है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर चैप्टर नंबर 1 में यूनिट 1 पे ज़्यादा फोकस करें या यूनिट 2 पे ज़्यादा फोकस करो, तो आप भी कह सकते हो कि आप 60% का जो फोकस है वो आराम से चैप्टर 1 के यूनिट 2 पे रखो, जिसमें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स की बात की जाएगी, और माइक्रो मैक्रो का जो डिफरेंस अप्रोच है उस पर आप 40% का एक ध्यान रख सकते हो चैप्टर 1 के यूनिट 1 के रेफरेंस में। तो ये हुआ आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसमें आपको बता दिया गया कि मार्क्स के लिहाज से, क्वेश्चन बनने के लिहाज से आपके लिए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन बनेंगे कहां से। क्लियर क्या? चलिए, ये तो बात होगी आपके चैप्टर नंबर 1 की। अब हम आपका बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 2 का आपका नाम है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और आपके सामने 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका थियरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आ जाता है सेकंड, दैट्स कॉल्ड थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और आपका थर्ड हो जाता है सप्लाई। एक बात आप ध्यान रखेंगे, डिमांड है सप्लाई है, तो ज्यादा फोकस मेरा किस पे रहेगा? ज्यादा फोकस आपका थियरी ऑफ डिमांड पे रहेगा। और थियरी ऑफ डिमांड में भी अगर मैं आपको ज्यादा स्पेसिफाई करवाऊं तो आप इलास्टिसिटी सेगमेंट को प्लीज मत छोड़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलास्टिसिटी के जो 5 डिग्रीज हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, जो कि 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी, इन सारे कंटेंट्स को प्लीज मत छोड़िएगा। जो न्यूमेरिकल अप्रोच है, जो आपके बुक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बुक के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, बुक के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वही आपके लिए इनफ है। उससे ज्यादा आपको कोई भी ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश इस वक्त मत कीजिएगा। आप यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रिटेन करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे, दैट्स वेल इनफ। ये बहुत ज्यादा है। क्लियर क्या? तो इसीलिए जो आपका चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 1 है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर नंबर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए चैप्टर नंबर 2 में यूनिट 1 लॉ ऑफ डिमांड कवर अप किया जाएगा। जैसा कि अगर मैं देखूं तो आपके सामने लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड में आपको ऑलरेडी पता है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, और डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट होता है। दैट्स, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे आप जाओगे तो डिमांड की मीनिंग है, आपके दिमाग में डिमांड की मीनिंग होना चाहिए, रटने की कोशिश मत कीजिएगा।
डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डिटरमिनेंट्स के आगे मैं अगर आपको स्पेसिफाई करूं तो चेंज इन डिमांड, मूवमेंट और शिफ्ट, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत आपको अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है। ज्यादा इसमें मैं फिर कह रहा हूं इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, घुस के पढ़ना है तो आप इलास्टिसिटी वाला सेगमेंट घुस के पढ़ लीजिएगा। श्योर है कि इलास्टिसिटी से अच्छे 2-3 क्वेश्चंस आएंगे ही, इट्स श्योर। लिख के भी आप रखना चाहे तो कहीं पे रख सकते हो। बाकी डिमांड में आपके फैक्टर्स वैक्टर्स से आ सकता है, तो फैक्टर्स वैक्टर्स को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया चेंज का सेगमेंट, तो इलास्टिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे आप चेंज वाला पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सारे सेगमेंट आप जरूर पढ़ेंगे। फैक्टर्स के कारण क्या क्या चेंज आता है ये भी चीज आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को कवर करेंगे और उसके बाद जो आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं आप उनको कवर करेंगे, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इलास्टिसिटी, आफ्टर इलास्टिसिटी चेंज पढ़ोगे, चेंज के बाद आप यहाँ पे आफ्टर इलास्टिसिटी आप फैक्टर्स पढ़ोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बाद आप चेंज पढ़ोगे और चेंज के बाद आप बाकी सारी चीज़ों को एक बार ब्रश अप कर लीजिएगा ज़रूर। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है, बट हाँ डिमांड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ये श्योर है, ठीक है। डिमांड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे ये श्योर है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो इलास्टिसिटी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में आपके सामने एक न्यूमेरिकल होगा, उसका आपके पास 4 जवाब होगा, उसमें से सही जवाब आपको चुनना होगा। आप यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर लगाएंगे। आर्क वार्क अपने दिमाग में फॉर्मूला रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ICAI ने इलास्टिसिटी में फॉर्मूले पूछ लिए हैं, तो बहुत बार कहीं पे माइनस गैप कर देगा, आपको पता है कि माइनस होना जरूरी है। तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रख लीजिएगा जब आप फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो। बाकी आपको डिग्रीज ऑलरेडी पता है, जो कि डिग्रीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आपके इलास्टिसिटी में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ही आप करेंगे, ज्यादा इसमें नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा मार्क्स कवरेज का सेगमेंट कहाँ से आता है, तो आपके डिमांड से आता है, चैप्टर नंबर 2 में। बाकी बात आती है कंज्यूमर बिहेवियर की। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे तो हमारे सामने 2 चीजें होंगी, एक होगा यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा होगा हमारे सामने आईसी एनालिसिस। वो जो कार्डिनल ऑर्डिनल वर्ड है उस वर्ड को आप जरूर दिमाग में लेके जाएंगे। बहुत बार कार्डिनल पे पूछ लेता है कि हाँ जी कार्डिनल से आप क्या समझते हैं, मतलब आपके सामने ऑप्शंस दे देगा या फिर ऑर्डिनल के ऑप्शंस दे देगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाँ जी कार्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच है। बहुत बार पूछेगा भाई यूटिलिटी कौन से अप्रोच में आता है या आईसी कौन से अप्रोच में आता है, तो उसका सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जनरली वो आईसी पे होते हैं, आईसी के फीचर्स पे होते हैं कि आईसी कैसा हो सकता है, आईसी कैसा नहीं हो सकता, आईसी ऐसा हो सकता है, फिर आईसी ऐसा नहीं हो सकता। तो आईसी वाईसी पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी इसमें अगर आप देखोगे तो यूटिलिटी क्या है ये देखने को मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपको बताना पड़ता है, टोटल यूटिलिटी के बारे में बताना पड़ता है, दोनों का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। साथ ही साथ बीच में आपके सामने लॉ ऑफ डीएमयू हो जाता है, तो लॉ ऑफ डीएमयू को जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको फिर से बता दूं, लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स any commodity on a continuous basis then the satisfaction derived from each and every commodities goes on decline। तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी कंज्यूमर कंटिन्यूस बेसिस पे किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाता है तो हर एक यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उसकी घटते जाती है। यही लॉ ऑफ डीएमयू बताता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में आप जानेंगे और टीयूएमयू का रिश्ता आप जरूर पढ़ के जाएंगे। टीयूएमयू से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो फॉर्मूले बेस्ड पूछे या कुछ भी पूछे, टीयूएमयू से क्वेश्चन आएगा, ये श्योर आप रख लीजिए, क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस में पूछेंगे आपसे कहाँ, ऑब्वियसली बात है टीयूएमयू से पूछेंगे। और यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टक होता है तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो MUX इज इक्वल टू PX या फिर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY अगर आप डबल कमोडिटी की बात करते हो तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन वाला सिचुएशन है, जो कि टाइप ऑफ इक्वेशन है,
आप उसको यहाँ पे दिमाग में रख के जाएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ जी बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। कभी px को इधर कर देगा, कभी py को इधर कर देगा, कभी उसको नीचे कर देगा, कभी उसको नीचे कर देगा। आपको सही वाला फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे जो इक्वेशन है वो जरूर पढ़ के जाएंगे। बाकी जो लिमिटेशन है कि भाई लॉ की ये लिमिटेशंस हैं, इसके ये फीचर्स हैं, आपको ये सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जो कॉमन चीजें हैं वहीं से क्वेश्चन उठाता है आईसीआई। ज़्यादा आपको परेशान करने का आईसीआई भी शौक नहीं रखता। ऐसा कि मैंने आपको आईसी एनालिसिस में बताया कि आईसी क्या होता है, ये आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। आईसी के बेसिस पे अजम्पशन वाले लाइनों में आप अपना दिमाग मत खपाइएगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसा कि आप देख पाओगे अपने बुक में कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया जा रहा है, और इंडिफरेंस कर्व के बाद अजम्पशन के बारे में बताया जा रहा है, तो अजम्पशन वाला पोर्शन नहीं पढ़ोगे चलेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो क्वेश्चन देता ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यू क्या बनेंगे। ठीक है, आईसी क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आईसी का शेप क्या है ये आपको जानना जरूरी है। आईसी मैप क्या है ये आपको जानना जरूरी है। आईसी के फीचर्स दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टीज, ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। तो आईसी के फीचर, आईसी क्या होता है, दैट्स इट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे स्ट्रक्ट होता है आईसी में, MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, ये आप याद रख के जाएंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में MUX इज इक्वल टू PX, सिंगल कम्युनिटी में MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, ये इक्वेशंस आप याद रख के जाएंगे। यूटिलिटी क्या होता है ये आप याद रख के जाएंगे। TU और MU का रिश्ता क्या है ये आप याद रख के जाएंगे। और लॉ ऑफ DMU अपने दिमाग में एक रफ फिगर लेके जाएंगे, हाँ जी लॉ ऑफ DMU होता क्या है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे और कुछ भी कवर नहीं करना, यहाँ पे आपका चैप्टर भी हो जाता है एंड। उसके बाद बात आती है सप्लाई। सप्लाई में कितने क्वेश्चन, देखो भाई अगर डिमांड से 4 क्वेश्चन पूछता है, सप्लाई से 2 क्वेश्चन पूछेगा। डिमांड से अगर 6 क्वेश्चन पूछता है तो सप्लाई से 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछेगा। सप्लाई से ज्यादा कवरेज इनकी नहीं होती है। ठीक है, बट सप्लाई के फैक्टर्स आप जानोगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे भी इलास्टिसिटी का फंडा है, तो यहाँ पे भी आपके लिए इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आपके लिए, दैट्स कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा। फिर वही चीज है, यहाँ पे भी चेंज है, तो चेंज में मूवमेंट है, शिफ्ट है, वो आप याद रख के जाएंगे। मतलब जो चीज आप यहाँ पे डिमांड में पढ़ोगे उसी का रिवर्स आपको सप्लाई में पढ़ना है। तो अगर आप डिमांड को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको सप्लाई को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सप्लाई के क्वेश्चन अपने आप आपसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन डिमांड और सप्लाई में ज्यादा अच्छे से आप क्या पढ़ेंगे, ज्यादा मतलब घुस के अगर पढ़ना होगा तो कहां पढ़ेंगे, तो डिमांड को पढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड से आपके सामने ज्यादा क्वेश्चंस आई से एआई पूछ लेता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से इनके चैप्टर की सीक्वेंसिंग है कि डिमांड से ज़्यादा, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से एंड देन सप्लाई से, तो ये सीक्वेंसिंग है। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के गेस के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के गेसेस के बेसिस पे जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स से हमें मिलते हैं वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी लगभग क्वेश्चंस नवंबर 19 या फिर जो मई 19 है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर नंबर 2 में हमने ये जाना कि डिमांड में क्या, सप्लाई में क्या और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या क्या कवर करना चाहिए। अजम्पशन मत कीजिएगा, लिमिटेशन मत कीजिएगा, जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है उसको कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बात आती है थियरी ऑफ प्रोडक्शन को लेके। तो देखो भाई अगर हम थियरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 3 में थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट है। फिर से वही बात, सर ज्यादा कहाँ से पूछा जाएगा, तो बच्चा प्रोडक्शन से ज्यादा पूछा जाएगा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे। और अगर आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉस्ट से पूछते हैं, क्योंकि कॉस्ट में टीसी, टीवीसी, टीएफसी, एमसी ये सारे बनते हैं। तो आपसे आमतौर पे एक शेड्यूल दे देंगे, उस शेड्यूल में कुछ कहीं से गायब कर देंगे, ऑप्शन दे देंगे, आपको ऑप्शन खोजना पड़ेगा। तो कॉस्ट में, कॉस्ट की कैलकुलेशंस, फॉर्मूले, ये आप ज्यादा ध्यान से कवर करेंगे, ये बात आप याद रख लीजिएगा। कॉस्ट में आप यहाँ पे उनके जो कैलकुलेशन सेगमेंट की चीजें हैं वो ज्यादा ध्यान से आप कवर करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कॉस्ट में, ठीक है, जो कर्व्स हैं, जैसे एमसी का क्या शेप होता है, टीसी का क्या शेप होता है, टीवीसी का क्या शेप होता है, टीएफसी का क्या शेप होता है, एसी का क्या शेप होता है, एवीसी का क्या शेप होता है, एसी और एमसी का जो रिलेशन है, एसी और एमसी का जो रिलेशन है वो रिलेशंस आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे।
TFC का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये आपको जानना जरूरी है। AVC और MC का क्या रिलेशन है, ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। विच मीन्स कॉस्ट में आप यहां पे सबसे पहली चीज कॉस्ट कर्व्स के शेप्स अलोंग विथ कॉस्ट कर्व्स में रिलेशन और कॉस्ट के न्यूमेरिकल, यही 3 चीज आप करके जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कवर करके जाइएगा। एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में ये 3 चीज होनी चाहिए कॉस्ट के चैप्टर से, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यही आपके पैटर्न का हिस्सा है। मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो CPT में भी आपका इकोनॉमिक्स MCQ पैटर्न पे ही था और आपका फाउंडेशन में भी इकोनॉमिक्स MCQ पैटर्न पे है। तो प्रीवियसली अगर मैं देखूं 5-6 ईयर से थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि CBSE का टेस्ट क्या है। ओके, अगर आप देखोगे तो 18 से आपके सामने फाउंडेशन है, 18 में ही फाउंडेशन हुआ है, 19 में ही फाउंडेशन हुआ है। तो आराम से अगर आप प्रीवियस पैटर्न्स को भी देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही यहीं से हैं और कहीं से क्वेश्चन बन ही नहीं पाते हैं तो बेचारे पूछे क्या। तो इसीलिए कॉस्ट के न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बन पाते हैं, कॉस्ट के शेप से क्वेश्चन बन पाते हैं, वहाँ पे रिलेशन पे क्वेश्चन बन पाते हैं। तो इन्हीं 3 जगहों से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछेगा। बाकी मैं तो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा, तो बट स्टिल यहाँ पे मैं अपने कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ी ना, अभी तक तो आपने पढ़ भी लिया होगा, बट आप दिमाग में इन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान से लेके बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, बात आती है सर प्रोडक्शन की सिनेरियो बता दीजिए, प्रोडक्शन में हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, देखो अगर आप थियरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हो तो थियरी ऑफ प्रोडक्शन में आपके सामने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंड किसे कहते हैं, लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर के क्या क्या फीचर्स हैं, कैपिटल कौन से सेगमेंट में आता है, वेल्थ कौन से स्टॉक क्या कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन कौन से कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बनाएं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन पाते हैं। क्लियर क्या? तो इसलिए आप देखोगे एक तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछता है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये आपको याद होगा। उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपके सामने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें लैंड के बारे में एकदम फुल डिस्क्लोज करके बता रहा है, लैंड के फीचर्स के बारे में बता रहा है, लेबर के फीचर्स के बारे में बता रहा है, फिर कैपिटल के बारे में बता रहा है, कैपिटल के टाइप्स के बारे में बता रहा है, फिर उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस बता रहा है। तो प्रोसेस में ज़्यादा मत घुसिएगा, यहाँ पे कैपिटल के टाइप में ही मत घुसिएगा, इन सब चीज़ों से यहाँ पे नहीं पूछता आपसे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के फीचर्स हाँ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के फीचर्स आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। वो जो ब्लैक शेडिंग में चीज़ें होती हैं वही आपको जानना है, अंदर अंदर की ज़्यादा चीज़ें में मत जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है और उस कंटेंट को एग्जामिनेशन टाइम में बैठ के रखना इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे फीचर्स आपके ज़बान पे हो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर होता है भाई, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, जो कि कॉमन सा नॉर्मल सेंस है, या फिर आप कह सकते हो कि जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट्स हैं, तो आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे। बाकी लाइन टू लाइन रटने की मत कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका प्रोडक्शन फंक्शन आएगा। प्रोडक्शन फंक्शन में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक फैक्टर हो जाता है, जिसमें आपको बस इक्वेशन याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो इक्वेशन है Q = K × L/A × C/1 - A, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ये भी चीज़ें नहीं याद रखनी, अगर मैं आपको साफ साफ कहूँ ये भी चीज़ें याद नहीं रखनी, आपको बस याद रखना है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आइडियल रेशियो के बारे में बताता है। एक होता है लेबर, दूसरा होता है कैपिटल। और अगर मैं आपको बताऊं तो लेबर और कैपिटल का जो आइडियल रेशियो है वो 1:3 है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर आपके सामने बुक होगा तो बुक में जाइएगा, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के सेगमेंट में, वहाँ पे कॉब डगलस नाम के एक प्रोफेसर, फेमस स्टैटिस्टिकल सेगमेंट से काम करने वाले बंदे थे। उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, सबसे पहले पॉल एच डगलस और दूसरे हैं C.W. कॉब, ये USA के स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शन के रेफरेंस में इनका एक बेसिक अप्रोच था। उन्होंने बताया था कि अगर आप कैपिटल और लेबर की बात करते हो तो अगर आपके 4 हिस्से हैं तो उसमें से 3 हिस्सा लेबर का और 1 हिस्सा कैपिटल का होना चाहिए। तो कैपिटल और लेबर का जो आइडियल रेशियो है 1:3, ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है।
तो 1:3 वाला फैक्टर आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, कैपिटल 1 और आपका लेबर 3, तो एक हिस्सा कैपिटल का, लेबर का 3 हिस्सा, ये बातें आपको याद रखनी होती है कॉर्पोरेट प्रोडक्शन फंक्शन में, से ज्यादा कुछ नहीं। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसमें टीपी, एपी, एमपी, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसके स्टेजेस, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है याद रख लीजिएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न में टीपी, एपी, एमपी कैसे बिहेव करते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न में टीपी, एपी, एमपी कैसे बिहेव करते हैं, नेगेटिव रिटर्न में टीपी, एपी, एमपी कैसे बिहेव करते हैं, कौन कैसे इंक्रीज होता है, कौन का फॉल करता है, ये बातें आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां से खुला क्वेश्चन बनता है। इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो टीपी और एमपी का रिलेशन आपको याद रखना होगा, और एपी और एमपी का रिलेशन आपको याद रखना होगा। तो कर्व्स के रिलेशंस आपके लिए यहां पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आगे अगर आप बढ़ते हो तो आपके सामने लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन से ज्यादा क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे नहीं जाते, बट हाँ ये याद रख लीजिएगा कि लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न, लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होता, ठीक है। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो जितना लगाया उतना ही मुझे मिला, ठीक है, जितना लगाया उतना ही मुझे मिला, ये कांस्टेंट रिटर्न है। जितना लगाया मुझे उससे ज्यादा मिला, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है। और जितना लगाया मुझे उससे कम मिला लेकिन उससे कम मिला, ये क्या कहा जाता है, आपका डिमिनिशिंग रिटर्न। तो आपके शॉर्ट रन में नेगेटिव रिटर्न तो होता है, लेकिन आपके लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। लॉन्ग रन में आपकी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट अलोंग विद डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी इसमें ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में, आइसोक्वेंट और आइसोकर्व, ये चीजें आपको थोड़ी सी जानने की जरूरत होती है। तो उसको अपने दिमाग में रखिए कि आइसोक्वेंट क्या होते हैं। तो आइसोक्वेंट जस्ट लाइक आईसी वाली चीज होती है, आईसी कंज्यूमर के रेफरेंस में बातें बताता है, तो आइसोक्वेंट आपकी किसके बारे में बताता है, प्रोड्यूसर के रेफरेंस में बातें बताता है। आइसोक्वेंट और आइसोकॉस्ट, ठीक है, जो आपका कर्व होता है आइसोकॉस्ट कर्व, वो दोनों सेम होते हैं, एक ही चीज के दो नाम है। बाकी आपका आइसोकॉस्ट लाइन, आइसोकॉस्ट लाइन एक अलग चीज है, जो कि एक तरीके से हमारे लिए बजट लाइन होता है इन डिफरेंस कर्व में, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी इसमें आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप प्रोडक्शन मुझसे पूछो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा टीपी, एपी और एमपी की कहानी, उनके अपने रिश्ते, उनके अपने बिहेवियर मल्टीपल स्टेजेस में। साथ ही साथ छोटी छोटी चीजें होती हैं, इट्स लाइक कि कौन सा स्टेज ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो स्टेज ऑफ ऑपरेशन आपका सेकेंड स्टेज माना जाता है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये चीजें आप थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, जो कि काफी कॉमन होती हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, काफी कॉमन एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, अनकॉमन एस्पेक्ट से आईसीएआई आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये हुआ आपका प्रोडक्शन कॉस्ट की कहानी। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुकी होगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर पे अगर हम बात करते हैं तो वो है मार्केट एंड मार्केट के टाइप्स, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूं तो पहले क्या होता था, तो पहले आमतौर पे जनरली अगर मार्केट से क्वेश्चंस आते थे तो मार्केट के जो हैवी वाले ग्राफ्स होते थे, जिसके कुछ एक वीडियो मैंने आपको उम्मीद है भेजे होंगे परफेक्ट कंपटीशन के, कि कैसे ग्राफ बनते हैं, जो टाइप ऑफ प्रॉफिट होता है और जो इक्विलिब्रियम का फेज होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती थी। अब प्रीवियस जो पैटर्न्स हैं, उन प्रीवियस पैटर्न्स में ये देखा गया है कि मार्केट से ग्राफिकल बेसिस पे आईसीएआई ने क्वेश्चंस जनरली अब नहीं पूछे हैं। अब जो वो मार्केट से क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन उनका बेस्ड होता है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे, जिसमें मार्केट के फीचर्स, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स, मोनोपोली के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स, ओलिगोपोली के फीचर्स, कौन सा मार्केट मिथ है, क्योंकि नवंबर 19 के क्वेश्चन था कि कौन सा मार्केट मिथ है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो एक्चुअली मार्केट नाम तो है, लेकिन वैसा मार्केट पूरी दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे मार्केट से पूछे हैं। तो मार्केट के थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में आप अपने दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाइएगा इन कंपैरिजन टू ग्राफिकल एस्पेक्ट्स। भाई हम ग्राफ देख के चक्कर आ गए, बट ग्राफ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए,
आना ज़रूरी है, बट जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली फाइव से फीचर्स आपको फीचर से पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मार्केट के टाइप होंगे कि इसके बेसिस पे ये मार्केट, उसके बेसिस पे वो मार्केट, आपका रिटेल मार्केट हो जाता है, होलसेल मार्केट हो जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। बच्चे इसमें ज़्यादा खोने लगते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि क्या लग रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप लग रहा है, बट वहाँ से पूछते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ से मार्केट से क्वेश्चन से नहीं पूछते कि भाई मार्केट के टाइप, वो मार्केट के टाइप पूछते हैं तो वो कंपटीशन बेसिस पे पूछते हैं, कंपटीशन बेसिस पे परफेक्ट, इम्परफेक्ट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्ट, इन सब के फीचर्स आप बताओ, कब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा, कब यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं होगा, किसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, किसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं होती, मोनोपोली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका फीचर है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर क्या। तो आप कंपटीशन बेसिस के जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं मार्केट पे आप उनको कवर करेंगे। अब बेमतलब के जो इनिशियल इंट्रोडक्शन सेगमेंट्स में दिए गए हैं कि भाई मार्केट क्या होता है, मार्केट के टाइप, कंपटीशन के बेसिस पे आपको पढ़ना है, लेकिन होलसेल, रिटेल, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ऐसे ऐसे टाइप की चीजें पे आपको टाइम नहीं देना, क्योंकि ये पैटर्न नहीं है। यहाँ पे फीचर्स याद रख लीजिएगा, फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से मार्केट का कौन सा कैसा फीचर है और कौन से मार्केट का कौन सा कैसा फीचर नहीं है। ये चीज आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत है मार्केट चैप्टर में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इट्स शॉर्ट केस, ठीक है। चलिए अब बात आती है आपके सबसे इंपॉर्टेंट और एक नए चैप्टर पे, जो कि आपके सामने चैप्टर नंबर 5 है। और वो जो चैप्टर नंबर 5 है वो 5 आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक नया चैप्टर जोड़ा गया था जब सीपीटी से फाउंडेशन का पैटर्न इन्होंने बदला था, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल का ऑलरेडी आपका वीडियो सेशन हुआ था, उम्मीद है आपको याद होगा। और यहाँ पे आपको जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इकोनॉमिक सिचुएशंस या फिर इकोनॉमी के कंडीशंस, इन्फ्लेशन, रिसेशन, कहाँ पे कब डिमांड बढ़ता है, कब डिमांड घटता है, किस में कीमत बढ़ती है, किस में कीमत नहीं बढ़ती, बूम में क्या होता है, रिकवरी में क्या होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी पड़ती हैं। तो ये एक बेसिक छोटा सा फैक्टर हो जाता है जो कि आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। और बिजनेस साइकिल के सेगमेंट में तो हाँ जी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि बिजनेस साइकिल ने प्रीवियस पेपर्स में जनरली पूछा था कि भाई डिमांड किस कंडीशन में, किस इकोनॉमिक कंडीशन में घटेगा, किस इकोनॉमिक कंडीशन में बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ तो फेजेस, क्या अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ टॉपिक, अगर आप बिजनेस साइकिल को ओपन करोगे तो जो फेजेस वाला हिस्सा है कि बिजनेस साइकिल का फेज कौन कौन सा है, वो फेजेस आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ध्यान से याद करने की ज़रूरत होती है कि उन फेजेस में क्या होता है, इकोनॉमी कैसे बदलती है, क्या कैसे बदलता है, किस में चीज़ बढ़ती है, किस में चीज़ घटती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें आप डेटा वेटा में इन्वॉल्व मत होइएगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बर्स्ट ऑफ 2000 है, या फिर ग्रेट डिप्रेशन 1930 है, फिर या फिर जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा घुसना मत। कोई कोई यहाँ पे चलते कि भाई मैं यहाँ का ईयर याद कर लूँ, मैं वहाँ का वो याद कर लूँ। तो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये आप समझ लीजिए कि आपसे इकोनॉमिक्स का नॉलेज पूछने आया है, वो आपसे डेटा वेटा नहीं पूछने आया, वो आपको रटवाने नहीं आया। उनको ये जानना चाहिए कि वो आप कॉन्सेप्ट्स कितने लेवल पे आपका है, तो वे आपसे पूछते हैं। साथ ही साथ कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल के, भाई बिजनेस साइकिल में क्या होता है, आपसे पूछ लेंगे भाई इन्फ्लेशन क्यों होता है, ठीक है, या फिर रिकवरी कैसे होता है, रिकवरी की कंडीशंस दे देंगे कि हाँ जी भाई रिकवरी कौन सा केस है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा और कोई फैक्टर नहीं होता। इसके बाद रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल एंड बिजनेस मेकिंग, मतलब बिजनेस डिसीजन जब हम लेते हैं तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल मुझे कैसे अफेक्ट करता है, तो उसकी छोटी छोटी कुछ बातें हैं। अगर आप इसको सिंपली गो थ्रू कर लो, रटना मत, यहाँ पे बेसिक गो थ्रू करो अपने आप। जो एक आप कह सकते हो कि एक रफली कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो बिजनेस साइकिल से आराम से 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। और वो जो 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे वो फेजेस से होंगे। क्या होंगे? फेजेस से होंगे। और बिजनेस साइकिल के पीछे जो कॉजेज हैं उससे ही होंगे। इसके अलावा बाकी तो फिर वो भगवान ही जानता है कि आगे पीछे कहाँ से किसी का दिमाग घूम जाए, कहाँ से क्वेश्चन दे। बट हाँ, फेजेस और कॉजेज यही 2 जगहों से क्वेश्चंस बने हैं पिछले 3 अटेम्प्ट्स में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बिजनेस साइकिल में ज़्यादा घुस के चीज़ों को ना पढ़ें, जो भी मतलब के टॉपिक्स आप उनको छोड़ दें।
जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम सेंटर तक जाते जाते आप जरूर पढ़ें, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रख लीजिए कि ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आप जो कहते हैं वो कहते हैं, बट मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे सिंपल से डील करूं तो हमारा एक पूरा पूरा जो बैच अपीयर हुआ था सीपीटी के फेजेस में, तो लास्ट तक मतलब एग्जाम सेंटर तक जा जाते हमारे हाथों में किताबें थी। बहुत लोग कहते हैं तब से क्या कर रहे थे, तब से पढ़ लेते, अभी इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट मेरा एक्सपीरियंस है कि अंत का पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर देने के वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉर्मूले से हमारे बैच में सीपीटी हमारा बैच था, उसमें से 3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और वो फॉर्मूला का ध्यान ही नहीं मुझे गया था। एंट्री करने के वक्त में मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि हाँ जी ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो मुझे पता नहीं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर मैंने उसको बुक में पढ़ा और लिटरली उस फॉर्मूले के बेसिस पे आगे, मे बी कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैंने लॉ का फेज होता था कि जैसे मुझे वॉइड और वॉइडेबल में एक प्रॉब्लम होती थी, तो वॉइड एंड वॉइडेबल मतलब एक चीज समझ लास्ट में रटते थे कि हाँ जी ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिफरेंस आएगा वॉइड एंड वॉइडेबल में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो अग्रीव पार्टी होती है, अग्रीव पार्टी के अपने विल पे, उनकी इच्छा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है अगर फ्री कंसेंट उनसे नहीं लिया गया, तो फ्री कंसेंट के केस में वॉइडेबल था। ठीक है, ये चीज मुझे ग्रास्प नहीं होती थी। अंत में जब मैं एग्जाम सेंटर पे जा रहा था, हाँ जी ये चीज आई, चलो भाई पढ़ लो जो भी पढ़ लो, तो उस वॉइडेबल के बेसिस पे सीपीटी में लॉ के 2 क्वेश्चंस थे। उस टाइम पे लॉ भी एमसीक्यू था आपका, भाई लॉ तो थियोरेटिकल बेसिस पे है। तो भाई मेरा एक अपना पॉइंट कहता है कि भाई अंत तक आप खेलो, ठीक है, अंत तक आप लड़ो, क्योंकि अंत में जाने के बाद एक वॉरियर अपना तलवार चलाना छोड़ दे, हाँ जी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इट्स नथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप जितने भी क्रिकेटर्स हैं आप उनको देखो भाई अंत तक वो प्रैक्टिस करते हैं। अगर कल मैच है तो आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, होती है। तो अंत तक लगे रहो, ऐसा नहीं कभी 24 घंटा पहले, 8 घंटा पहले, 12 घंटा पहले पेपर पढ़ना छोड़ दो, भाई मत पढ़ो, जो पढ़ा है वो दिमाग से निकल जाएगा। इट्स टोटली नथिंग लाइक दैट। ये एक अपना एक हो हल्ला बनाने का सिस्टम है। बट हाँ आप पढ़िए, अंत तक पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंत का पढ़ा हुआ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करता है। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, ऐसे अगर जो कुछ लोग देख रहे होंगे तो स्विश के बारे में जानते होंगे या गौरव के बारे में जानते होंगे, ठीक है, तो ये वो बैच के बच्चे थे उन्होंने क्वालिफाई किया और अंत तक उनका सीन लगा रहा, तब जाके इनका अच्छे से क्वालिफाई हुआ भी, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ। हाँ इनका सेकंड अटेम्प्ट लगा, बट इनका आराम से सेकंड में अच्छे मार्क्स इनका क्वालिफाई हुआ। तो इसलिए लास्ट तक डटे रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जितना पढ़ा उतना तगड़े से पढ़ा ताकि डिलीवरी हमारी बेस्ट हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर क्या? तो चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेगमेंट आपका यहाँ पे हो जाता है ओवर। आपके सामने 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन में आपके 2 चैप्टर्स हैं। दूसरा चैप्टर आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, उस थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आपके सामने 3 चैप्टर हैं। फिर आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं। फिर मार्केट जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। फिर आपका बिजनेस साइकिल जिसमें आपका 1 चैप्टर है। कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, नोट कर लीजिए। जब इकोनॉमिक्स का पेपर होगा तो पेपर को कवर करने या रिवीजन करने के लिए जब आपको वक्त मिलेगा तो आप उस दिन इसी को कवर कीजिएगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा। क्लियर क्या? तो चलिए इकोनॉमिक्स सेगमेंट में यहीं पे होल्ड करता हूं। अब बात करते हैं बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज। ठीक है, देखो यार बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज का जो मटेरियल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप ICAI का फॉलो करो, वही बहुत है, काफ़ी है। क्या है? वही काफ़ी है। अब वो कहता है कि भाई ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, इट्स टोटली बुलशिट। अगर आप प्रीवियस पेपर्स, आप 19 के दोनों अटेम्प्ट्स की बात करो या फिर आप 18 के अटेम्प्ट्स की बात करो, आप क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन देखो, जो बच्चे ने अपीयर किया था उनसे पूछो कि भाई भैया क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, तो सीधा कहेंगे भाई तो बुक पढ़, बुक के लाइन से क्वेश्चन उठाते हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए बुक के लाइन से क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 40 मार्क्स का BCK है, और 40 मार्क्स में जो आपका एक्सपेक्टेशन जाना चाहिए वो कहां तक जाना चाहिए, तो मैंने आपको कहा कि 33 और 35, इसमें मैंने थोड़ा कम रखा है। क्यों कम रखा है? उसके पीछे रीजन है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके मार्क्स को आराम से सक कर सकते हैं अगर आपको रटने में महारत नहीं हासिल है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं तो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है, आप उस चैप्टर को अगर निकाल लेते हो तो अच्छी बात है। उस चैप्टर में आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के बारे में बताया गया है।
अब सवाल है कि यहाँ से लगभग आप मानो तो 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। इस कंपनी का सीईओ कौन है, इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, ये कंपनी कब आई थी, इस कंपनी का मोटो कौन है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर कौन है। अब इतनी पूरी कंपनीज में से कौन सी कंपनीज आपसे पूछेंगे, गॉड नोस, ठीक है ना। मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मार्क्स काटने के लिए, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत जो फेमस हैं, जैसे अगर मैं कहूँ जिसमें अडानी के बारे में दिया हुआ है, एशियन पेंट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, एचपी के बारे में दिया हुआ है, नेस्ले के बारे में दिया हुआ है, तो जो बहुत फेमस कंपनीज हैं, ठीक है। या फिर आप ये देखिए कि कौन कौन सी कंपनीज न्यूज में बनी हुई हैं इस अटेम्प्ट के फेज में। तो आमतौर पे उन कंपनीज का ही क्वेश्चन ये बना के आपके सामने रखते हैं। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, कंटेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे लेंदी है, तो आप यहाँ पे क्या कवर करेंगे और क्या कवर नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। मैं भी नहीं कह सकता कि आप क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए, बट हाँ, क्वेश्चन जो कंटेंट्स है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो आपके जो इस स्टडी मैट के जो कंटेंट्स है, उस कंटेंट्स में जो आपका इनकॉर्पोरेशन पीरियड है कि भाई कंपनी कब बनी, इसके चेयरपर्सन कौन है, डायरेक्टर कौन है, इस कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज हैं। बहुत बार ये एक बात हो जाती है कि हाँ जी पूछ सकता है, बट एम्प्लॉय चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वो किस प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे आप देखोगे इंडियन कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज हैं। अगर आप देखते हो इंडियन कंपनीज में तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कंपनीज आपके इंडिया के रेफरेंस में, और ग्लोबल कंपनीज आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक तरफ आपके सामने आई थिंक 19 है और एक तरफ आपके सामने 10 क्वेश्चंस हैं। जैसे वॉलमार्ट के बारे में आप याद करके जाइएगा, एप्पल के बारे में आप याद करके जाइएगा, साथ ही साथ आप एनटीपीसी के बारे में याद करके जाइएगा, एलएनटी के बारे में याद करके जाइएगा, अडानी के बारे में याद करके जाइएगा, टाटा के बारे में याद करके जाइएगा, और मैं क्या कहूँ तो एचडीएफसी के बारे में याद करके जाइएगा, भारती एयरटेल के बारे में याद करके जाइएगा। तो ये कुछ कंपनी जो कि इस साल न्यूज़ में बनी रही। जैसे वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट के साथ एक थोड़ा सा सीन बन गया, उससे फेमस रही। एप्पल के नए सीरीजेस लॉन्च हुए हैं तो एप्पल कंपनी आपके थोड़ा सा फेमस हो जाएगी, ठीक है। टाटा और एलएनटी काफ़ी फेमस है क्योंकि इस बार जो पार्लियामेंट बनाने का जो ठेका था, उस ठेके में 2 कंपनीज ने अपना टेंडर डाला था, एक थी एलएनटी और एक था टाटा, और टाटा ग्रुप को ये ठेका मिला है इंडिया का नया पार्लियामेंट बनाने का। तो ये बेसिस होता है। जैसे अगर अडानीज की बात करें तो जो जितने भी नए कोल माइंस हुए हैं नीलाम इंडिया में, वो अडानी ग्रुप को मिले हैं। अडानी थोड़ा सा बांग्लादेश को लेके फेमस हो जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो कोरल रीफ है उसके बेसिस पे अडानी न्यूज़ में बने हुए हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये कुछ कंपनीज है जिन कंपनीज का एक इंपॉर्टेंस बन जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर्स हैं वो भी पब्लिक में डील करते हैं, उनको भी न्यूज़ पता होते हैं। जब उनके सामने आता है तो सोचते हैं कि भाई ये दे देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का भी एक फैक्टर बन जाता है। तो ये जो कुछ फेमस कंपनी जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं, आप उन पे फोकस कीजिएगा, वो ज़्यादातर आपका काम कर सकते हैं। बाकी फिर सिलेबस तो भाई सभी हैं, पढ़ना तो सभी हैं, बट हाँ दिमाग में ज़्यादातर कौन सा टच रहे या किस में हमारा एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड रहे, ये अपने आप में एक पॉइंट बन जाता है। तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, जो आपने देखा है वो हर एक कंपनी के बारे में इनकॉर्पोरेशन ही है, साथ ही साथ उस कंपनी का जो मेन कंपनी से, अगर आप देखोगे अडानी का ओनरशिप ग्रुप है तो अडानी ग्रुप ये जिक्र किया जाता है, उसके सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ती है। एशियन पेंट्स का इनकॉर्पोरेशन ईयर क्या है, तो ये छोटी छोटी मतलब डेट इनकॉर्पोरेशन ईयर जान लीजिएगा, उनके इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में जान लीजिएगा। बहुत बार उनकी जो बिजनेस की वर्थ होती है उसके बारे में भी आपसे पूछते हैं, मतलब जो यहाँ पर रहेगा वही आपसे पूछेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेंगे। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। आप कह सकते हैं कि सर उस कंपनी का सीईओ भी तो बदला होगा, मतलब नहीं, जो यहाँ पर दिया हुआ है सीईओ वही है, सिलेबस के पोर्शन से ही पूछेंगे, वो एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि अडानी इसका ऑस्ट्रेलिया में क्यों विरोध हो रहा है, ठीक है, ये नहीं पूछेंगे। अडानी के बारे में पूछ लेंगे, इनकॉर्पोरेशन ये पूछ लेंगे, अडानी का जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है वो कौन है, तो अडानी ग्रुप है ये आपसे पूछ लेंगे। सीईओ कौन है, तो गौतम अडानी है, ये आपसे पूछ लेंगे। तो ये चीज़ें आपसे पूछेंगे जो कि आपके इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, मतलब इसके किताब के बाहर आपसे नहीं पूछने वाले, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टॉपिक या चैलेंजिंग चैप्टर बन जाता है, जो कहो आप, इट्स अप टू यू। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से
अगर आपके मार्क्स नहीं उठ पा रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हैवॉक बना हुआ है, तो आप उसको हैवॉक के तौर पे मत लिखो कि सबके लिए हैवॉक है, बस आपके लिए हैवॉक नहीं है। हाँ, जिसकी रटंत विद्या में महारत हासिल है उसके लिए हैवॉक कोई भी चीज़ नहीं होगी। अगर ऐसे कंटेंट्स आ जाते हैं उसके सामने तो इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं, इसमें ऑब्वियसली बात है कि आप कितने कॉन्सेप्ट से रिटेन कर पा रहे हो अपने दिमाग में। दिस इज द मेन चैलेंज जो कि आपको यहाँ पे फेस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हो अगर बीसीके में, तो इंट्रोडक्शन बीसीके की नॉलेज की ज़रूरत है। ओके, नवंबर 19 में बीसीके नॉलेज के इंपॉर्टेंस पॉइंट से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया था। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करते हो जो इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बीसीके के बारे में है, तो उसमें से कुछ कंटेंट्स अगर आप देखोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हो जाता है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे, जिस चीज़ को रिपीट करो उस चीज़ को आप रिपीट कर लीजिए या लिख लीजिए। फॉर्म से पूछेंगे, सोल प्रोप्राइटर के बारे में पूछेंगे, पार्टनरशिप के बारे में पूछेंगे, एलपी के बारे में पूछेंगे, कंपनी के बारे में पूछेंगे, एचएफ के बारे में पूछेंगे, किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। सबके बारे में तो नहीं पूछेंगे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स के लिमिटेशंस हैं, बट हाँ पूछेंगे क्योंकि फॉर्म्स सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत नई चीज़ नहीं है, इनको उन्होंने रट तक लिया होगा। क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा चैप्टर तो यही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बीसीके में, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से और ध्यान से कवर करना है। दैट्स इट। ठीक है, बाकी बीसीके का जो डोमेन है, बीसीके का फीचर कि बीसीके फास्ट होता है, सॉरी फास्ट नहीं वास्ट होता है, सॉरी वास्ट होता है। उसके अलावा जो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी है, फिर ये एवर एवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग है। तो ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, इसके ज़्यादा कंटेंट अंदर के जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चार्टर्ड अकाउंट्स के जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपका दिया हुआ है कि बीसीके क्यों ज़रूरी है। तो इस लाइन से क्वेश्चंस नवंबर 19 में उठाए गए थे, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा उनके लिए एक ईजी फैक्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। अगर आप आगे प्रोसीड करते हैं तो फिर आपके सामने ह्यूमन के इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिक्र किया था, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। वो आपके ज़बान तक पे चढ़ गया होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप बहुत इनिशियल स्टेजेस से इस चीज़ को कवर करते आए हो। तो आप ये कह सकते हो कि क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आपका एक चैप्टर है। तो फॉर्म्स और इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक और बीसीके क्या होता है और बीसीके की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चार चीज़ इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर करके ही जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो एक सेगमेंट हुआ जिसको आप यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में सॉर्ट पेस्टल याद रख लीजिएगा। पेस्टल से भी क्वेश्चन पूछा था, सॉर्ट से भी क्वेश्चन पूछा था। तो एनालिसिस के दो जो टूल्स हैं, सॉर्ट और पेस्टल एनालिसिस, वो आपके दिमाग में ऐसे बस जाना चाहिए जैसे कि आपके दिमाग के मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, तो सॉर्ट पेस्टल से आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो शायद में भी आपको मेरी याद आए, भगवान करे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो सॉर्ट और पेस्टल को आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, चैप्टर थॉट के बारे में। फिर आपको सामने आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ के लिए सरकार की क्या क्या पॉलिसीज हैं। इसमें आपको पॉलिसीज के बारे में क्या याद करनी है, आपको ऑलरेडी पता है। एलपीजी के बारे में याद करनी है कि भाई लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है। इन तीनों के डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे अगर आप चलते हो तो उसके आगे अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहला वाला पैरा है जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया हुआ, ये सब चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मनार्की के बारे में दिया हुआ, इंडिया का फ्रीडम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बस आपको एलपीजी के बारे में पढ़ना है, एलपीजी का डेफिनेशन कम से कम ध्यान रख लेना है। पॉलिसी क्या होता है, सिंपल चीज़ एक लाइन में, पब्लिक पॉलिसी जो जनता के लिए बनाई जाती है, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना है, इसके आगे आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का एक बस प्रोसेस है जो कि एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, उस प्रोसेस को देख लीजिएगा। बाकी नेचर में आपका डिस्ट्रक्टिव है, रेगुलेटरी है, फैसिलिटेटिंग है, इन सब क्वेश्चन, इन जगहों से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे यहाँ पे तक इन्होंने। पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्या रहा था,
ठीक है। इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्या रहा था स्टार्टिंग के फेज़ में कि भाई सरकार ही हर चीज़ करती थी, सरकार के पास ही सारी कंपनीज थी। तो छोटी छोटी बातें जो आपको ऑलरेडी पता है वही इनफ है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश मत कीजिएगा इसमें, क्योंकि उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है। रिफॉर्म की नीड, पॉलिसी, डिसीजन, गोल, ये एक तरीके से मतलब काफ़ी हैवी और हेक्टिक बना दिया गया है इस चैप्टर को, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जान लीजिएगा, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन के टाइप, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन आया था। प्राइवेटाइजेशन में डेलीगेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट है, आपका डिवेस्टमेंट है और डिस्प्लेसमेंट है। ये जो 4 Ds हैं इसके बारे में दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्राइवेटाइजेशन में यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई का क्या फर्क पड़ता है, कहाँ पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है ये दिया हुआ है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। एफआईआई क्या होता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो एफडीआई, एफआईआई ये जानना है। लिबरलाइजेशन क्या होता है ये जानना है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ये जानना है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये जानना है। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में जो डिवेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ये जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है ये जान लेना बस। और अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ बताऊं तो पॉलिसी क्या है और पब्लिक पॉलिसी क्या है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इतना ही कंटेंट याद रख लीजिएगा और ज़्यादा कोई कंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने सारा लाइन बाय लाइन तो पढ़ा ही है। बट हाँ ठीक है, इतना है तो इनफ है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि ग्रोथ पे बेस्ड होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक स्टैटिक पोर्शन है और स्टैटिक पोर्शन में काफ़ी मज़ेदार सेगमेंट है जहाँ पे आई से आई को मज़ा आता है इन जगहों से क्वेश्चन उठाने का। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो एक है फंडिंग और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो उसमें आपके बहुत सारे, जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई कब आया, 1934 किस एक्ट से आया वो जान लीजिएगा। आरबीआई का रोल क्या है, क्या आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के फंक्शंस आपने ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में पढ़ा होगा कि भाई करेंसी इशू करता है, बैंकर्स बैंक होता है, बैंकर्स गवर्नमेंट्स बैंक होता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप एक स्टेप आगे चलते हैं तो जैसे सीआरआर है, एसएलआर है। ठीक है। सीआरआर, एसएलआर ये जान लीजिएगा। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जो कि क्रेडिट कंट्रोल का कंटेंट है, क्योंकि बहुत मज़ेदार जगह बनता है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से बेचारे पूछेंगे ही क्या। ठीक है। यही पूछ पाएंगे आपसे। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं साफ साफ पूछी जा रही हैं यहाँ पे, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। सेबी कब आया था, सेबी कब से अपना काम शुरू कर रहा था, ठीक है, या कब से काम अपना शुरू कर चुका था, ये डेट्स आपको याद रखनी है। डेट्स आपके जरूरी होता है। सेबी का काम क्या है ये जानना है। जैसे सेबी के 3 फंक्शंस हैं आपके सामने दिए गए हैं, अगर आपके सामने शीट्स हैं तो अच्छी बात है। जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, ऐसे ऐसे फंक्शंस दिए हुए होंगे, तो इनको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पावर्स ऑफ सेबी आप अपने दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन को देखता है कि कोई इलीगल कुछ काम तो नहीं करा, कोई कंपटीशन को हिट तो नहीं करा, कोई कंपटीशन को एक तरीके से डिट्रीमेंटल तो नहीं बना रहा, कोई जानबूझ के कंपटीशन कम तो नहीं करा कुछ लोग मिलजुल के। तो ये चीज़ें उनका काम है, ये देखना है। सीसीआई के बारे में आपको जानना है, दैट्स इट, जानना है। कंपटीशन एक्ट किसके लिए आया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, बैठा मत लेना कूद कूद के। ठीक है। मतलब रटने मत लग जाना। ठीक है। रटोगे तो कॉन्सेप्ट जो कुछ कुछ है वो अपने दिमाग से निकल जाएंगे। तो कहते हैं ना कि बस जहन में होना चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस देखें तो मेरे को समझ में कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और ऐसा आंसर इसका बनेगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा बस। IRDA के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं IRDA के बारे में। अगर आपके सामने फंडिंग इंस्टीट्यूशन है तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन में IFCI है। ठीक है। उनके काम क्या हैं ये जान लीजिएगा। ठीक है। और सिडबी हो जाता है, एग्जिम बैंक हो जाता है। मतलब ये है कि आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक रफ फिगर हो। ठीक है। कि भाई एग्जिम बैंक क्या होता है, सिडबी क्या होता है, IFCI क्या करता है, RBI क्या करता है, ठीक है, CCI क्या करता है, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया था। ठीक है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक कॉन्सेप्चुअल या फिर आप कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग या रिमेम्बरेंस या मेमोरेबल बेस्ड होती हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे काउंट करोगे, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर में मैं खुद नहीं बता सकता कि कहाँ से एक्चुअली पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि बनने को इनके एक एक लाइन से क्वेश्चन बने, ठीक है। इस चैप्टर में बनने को एक एक लाइन से क्वेश्चन बने, बट इस चैप्टर की स्ट्रैटेजी ही ये है कि आप कवर कर लें, हर चीज़ रखें, ठीक है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच से रखें कि हाँ जी मुझे पता है। जैसे कहते हैं ना कि डिस्कशंस में सीसीआई तो ये करता था, हमने पढ़ा है, सिडबी का ये काम था, एग्जाम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में एज अ रिमेम्बरेंस के तौर पे रखनी है। बाकी आप इनको रटेंगे नहीं, क्योंकि रटेंगे तो आपके लिए बहुत हेक्टिक और बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आप क्या क्या रटेंगे, आप क्या क्या याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार दो बार पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा और कुछ भी टेंशन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और मज़ेदार क्वेश्चन पूछे हैं। तो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, वर्ड्स के सामने उनकी मीनिंग है। यहाँ पे नहीं बताया जा सकता कि कौन से वर्ड पूछेंगे कौन से वर्ड नहीं पूछेंगे, बट अगर कहा जाए तो रेलेवेंट वर्ड पूछते हैं जो कि बच्चे ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आस्क एन ऑफर है, एक लॉ का रेफरेंस होगा, आप खोजिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट आपको पता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बियर बुल पूछा जाता है, ठीक है, कि बियर क्या होता है, बुल क्या होता है। जैसे अगर बात की जाए, जब स्टॉक मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड होता है तो वो बुलिश मार्केट होता है, जब स्टॉक मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो वो बियरिश मार्केट होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ब्लू चिप क्या हो जाता है, ठीक है, बुल मार्केट है, बिजनेस डे है, बिड एंड ऑफर है, बोनस है। कॉमन कॉमन, अनकॉमन नहीं। जैसे कैपिटल गेन्स यील्ड आप पढ़ने लगे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीब सा लग रहा है, नहीं, अजीब से वाले तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि पता है ना कि बच्चे अजीब से वाले पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ जी अजीब सा लग रहा है, पढ़ावा नहीं, इसी को पहले पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा रट लेते हैं। ऐसा नहीं है, रेलेवेंट चीज़ें जो यूजेबल होती हैं, रेगुलर टर्मोलॉजीज हैं, वही आपसे पूछते हैं। अदरवाइज पूछने को तो एक एक टर्मोलॉजी पे एक एक क्वेश्चन को बना ले, तो भाई इस तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। तो इसलिए जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपसे पूछेंगे, एक्स्ट्रा रेलेवेंट नहीं पूछेंगे। क्रेडिटर क्या होता है नहीं पूछेंगे, डेटर क्या होता है नहीं पूछेंगे, बैलेंस शीट क्या होता है नहीं पूछेंगे, असेट क्या होता है नहीं पूछेंगे, लायबिलिटी क्या होता है ये नहीं पूछेंगे। हाँ, थोड़े से अलग पूछेंगे, बट बहुत अलग नहीं पूछेंगे। तो मीडियोकर एस्पेक्ट्स के जो चीज़ें हैं, जैसे डिफेंसिव स्टॉक है, ये नहीं पूछेंगे, बहुत अजीब हो जाता है। डेप्रिसिएशन का अप्रोच पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सचेंज रेट है, इक्विटी है, ये पूछा जा सकता है। फेस वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। होल्डिंग पीरियड पूछा जा सकता है, ठीक है। हेज, ठीक है, हेज इसलिए मैं कह रहा क्योंकि हेज का सेबी के रेफरेंस में भी ये काम हो जाता है, क्योंकि हेज का सिंपल सा मतलब होता है कि रिस्क को मिनिमाइज़ करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछेंगे। बाकी लिमिट ऑर्डर बहुत अलग चीज़ हो जाती है, तो ये सब आपसे कंटेंट का कोई कवरेज नहीं होता। बस ये याद रख लीजिएगा कि आप जो भी यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे हैं वो वर्ड आपके थोड़ा सा रेलेवेंट हो, ठीक है, और ज़्यादा अजीब वर्ड्स हों, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कॉमन है वो, उस पर तो आप खुद ध्यान नहीं दोगे। जो मीडियोकर एस्पेक्ट लगता है कि हाँ जी ये वर्ड कहीं मैंने सुना है, न्यूज़पेपर्स में उसका यूज़ किया जाता है, हेडलाइंस बन जाते हैं, वो कॉमन डिस्कशंस में उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सबसे चैलेंजिंग सेगमेंट है जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला सेगमेंट बन जाता है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हो जाती हैं। तो बाकी आपका जो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी जो आपका लास्ट चैप्टर है ये है आपके लिए बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बीसी के। उसमें बहुत कंटेंट्स बन जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस, हेवी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस खुले वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एलपीजी वाला सेगमेंट है, वहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी कुछ चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स हैं जहाँ से ही क्वेश्चंस उठते हैं। ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस इधर उधर से नहीं उठते हैं, उठते भी हैं तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो आए वही करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जो आए वही करें, क्योंकि दिमाग में बैठा लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नेगेटिव मार्किंग से बचना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इस गलत होने के चांसेस बढ़ने के कारण जितना आपको प्रोबेबिलिटी होता है सही क्वेश्चन से मार्क्स आने के, उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं गलत क्वेश्चन से मार्क्स जाने के। तो आपको जो पता है आप वही करें, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमको जो आए भाई लगाते जाओ क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा रिस्की फैक्टर ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो आए वही करें। नेगेटिव मार्किंग है, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसमें श्योर हो, एकदम श्योर 100%, वो पहले करो। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं मैं 80-85 तक जा रहा हूँ तो आगे मत करो। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं मैं 50-60 पे ही हूँ तो क्वेश्चंस को फिर से एक बार वैल्यू करो, देखो, थोड़ा सा रेलेवेंट लगाओ, कहाँ पे क्या हो सकता है आपसे, कहाँ पे क्या नहीं हो सकता है आपसे, तब जाके आप उस पर काम करो। अदरवाइज पता चला कि ज़्यादा मार्क्स पाने के चक्कर में सबसे आसान पेपर पे हम ज़्यादा मार्क्स खो दिए, क्योंकि आपको पता है ना कि अकाउंट्स में कम आ जाएगा चलेगा। ठीक है, या अकाउंट्स में तो आपका आ सकता है, अगर आपका लॉ में कम आ जाएगा चलेगा, बिजनेस मैथ्स में कम आ जाएगा चलेगा, इकोनॉमिक्स ही आपको मार्क्स देगा और अकाउंट्स ही आपको मार्क्स देगा। ठीक है, ये बेसिक सा सीन आपके लिए बनता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि इकोनॉमिक्स में ताकत है कि आपको ओवरऑल पास करवाएगा। ठीक है, इस पेपर में ताकत ये है कि आपकी जो ओवरऑल मार्किंग है उसको बेहतरीन कर देगा, क्योंकि आपके पर सब्जेक्ट आपको 40 आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपको 200 भी तो आना चाहिए। अगर सारे सब्जेक्ट में अगर आप 40 जोड़ते हो तो आपके 160 आएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो एक्स्ट्रा मार्क्स इन्हीं आसान जगहों से आते हैं जिन सेगमेंट्स पे आपको काम करना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी आसान हिस्सा बन जाता है। क्लियर क्या? तो चलिए, उम्मीद है आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। जो प्रीवियस कुछ पेपर्स हैं जो कि गेसेस के बेसिस पे बनाए गए हैं, नवंबर 19 की अगर मैं बात करूँ तो नवंबर 19 का जो कुछ पेपर्स हैं जो कि बनाए गए हैं, मैं उसको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ मॉक्स मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किया है, जो पहले के बच्चे थे उनको भी मैंने किया है, और जो नए एडमिशन्स थे इस अटेम्प्ट के लिए मैंने उनको भी किया है। उम्मीद है आपकी परफॉर्मेंस इस बेसिस पे अच्छे से एवेलुएट हो जाएगी। बाकी अगर आपको किसी सेगमेंट में, किसी टॉपिक में, किसी वर्ड में डाउट है आप बता दीजिए। अगर पॉसिबल है तो हम लाइव सेशन भी अरेंज कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम इसी वीडियो के थ्रू ये चीज़ कवर करेंगे। तो बात सिंपल सी है कि जैसे अगर अभी की बात करते हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस गए हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि पेपर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि पेपर्स नहीं होंगे। जो डेट स्पेसिफाई किया है ICAI ने उस डेट के अकॉर्डिंग पेपर्स होंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर निकलता है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप प्रोसीड तो करेंगे, बट श्योर शॉर्ट मुझे लग रहा है या बहुत लोगों को लग रहा है कि पेपर्स होंगे। मे बी वहाँ पे SOPs को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ICAI को कहा जाए, सेंटर्स बढ़ाने के लिए और ICAI को कहा जाए, बट पेपर्स श्योर शॉर्ट है कि होंगे, क्योंकि ICAI पेपर अब डिले नहीं करने वाला, क्योंकि अपने 2 अटैम्प्ट को डिले कर ले ICAI ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ठीक है, मे बी आपको जब तक ये वीडियो मिलेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी क्लियर हो चुकी होगी कि श्योरिटी क्या है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव अप्रोच कि पेपर्स होंगे, और पेपर्स हमें लगता है कि हो भी जाने चाहिए। ठीक है, सो गो थ्रू, ऑल द बेस्ट। ईजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है, कॉन्सेप्ट 11-12 में आपने पढ़े हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। CA फाउंडेशन का पेपर है तो जी जान तो लगाना बनता है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।